हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर फिर से मिल रहे हैं एक बार एक नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट लेक्चर में हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे बात की थी। आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि चैप्टर तो आप जानते ही हैं। आपने कल लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। वो बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से आप उस लेक्चर को देखना मत भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको हर डे एक नया नोटिफिकेशन मिले, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इन मेन कोर सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर्स मिलते रहें और आपका सब्जेक्ट इम्प्रूव होता रहे और पैटर्न भी पता चलता रहे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और आप रेगुलर अपडेट रहें अपने सिलेबस के साथ। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है। उसके पहले हम लोग कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि कलर की बात होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर जो होता है वो कलर का होता है। और कलर, कंपाउंड के कलर कैसे होते हैं, इस चीज़ को आप जरा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए किस कंपाउंड का कलर कैसा होता है। ये जैसे एक बार फिर से आप हम लोग कलर की बात कर लेते हैं कि जो कैटायंस होते हैं वो कलरलेस कौन कौन से कैटायंस होते हैं। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं या और भी कुछ हैं ऐसे, जैसे अमोनियम आयन है, ये एक नॉन मेटेलिक आयन है जो कि कलरलेस होता है। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, ये सब के सब कलरलेस कैटायंस होते हैं। और इधर आप क्या देख रहे हो कि जो कलर्ड आयन होते हैं, Cu++ आयन का कलर ब्लू होता है, Cu++ का आयन कलर ब्लू होता है, Fe++ आयन का ग्रीन, Fe++ आयन येलोइश ब्राउन, Na++ ग्रीन, क्रोमियम आयन Cr++ ग्रीन और आपका मैग्नीज आयन Mn++ पिंक होता है। तो इस टाइप से ये कलर्ड आयन है, ये कलर्ड कैटायन है और ये कलरलेस एनायन है। इसके बाद आपके एनायन की अगर हम लोग बात करें तो एनायन में क्लोराइड आयन का आपका जो होता है वो कलरलेस होते हैं। ये सारे के सारे कलरलेस हैं। SO4 CO3 NO3 HCO3 बाइकार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन, ब्रोमाइड आयन और एसीटेट आयन, ये सब के सब आपके जो एनायन है ये कलरलेस एनायन होते हैं। इधर आपके पास ये परमैग्नेट आयन है, ये पिंक और पर्पल कलर में होता है। डाइक्रोमेट ये जो कि ऑरेंज कलर में होता है। क्रोमेट आयन जो कि ये येलो कलर में होता है। तो इस टाइप से ये आपके कलर और कलरलेस आयन से, अब इन्हीं पे हम लोग बात करेंगे आगे, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पे जहाँ पे हम लोग को आज टॉपिक है में। अब हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द आंसर्स। कलर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट आयन। कॉपर सल्फेट आयन का कलर कैसा होगा? ठीक, तो आपको बताया था कि Cu++ आयन का कलर, Cu++ आयन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर में होते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर में होता है इसका, याद रखिएगा। ठीक, कि ग्रीन कलर आपका Cr++ में और Fe++ में ग्रीन होता है। कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ऑन एडिंग NaOH सॉल्यूशन टू आयरन सेकेंड सल्फेट। उस प्रेसिपिटेट का कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ऑन NaOH एडिंग NaOH सॉल्यूशन टू आयरन सेकेंड सल्फेट। तो अगर आप उसमें कलर मिलाएंगे तो FeSO4 सॉल्यूशन में ये आपके पास FeSO4 का सॉल्यूशन है। बोल रहा है कि अगर आप इसमें NaOH ऐड करते हो तो जो प्रेसिपिटेट मिलता है FeOH के होल ट्वाइस का, इस FeOH के होल ट्वाइस का जो कलर है वो कैसा होगा, इसके प्रेसिपिटेट का कलर कैसा होगा? तो मैं आपको बता दूं और पहले भी बता चुका हूं कि इसका कलर ग्रीन होगा। ठीक, आगे, अ मेटल विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद एल्कलीज एज वेल एज एसिड।
तो कह रहा है कि एक मेटल है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है जब आप उसको एल्कलीज या एसिड किसी के साथ रिएक्शन करोगे। ऐसी मेटल कौन सी है जो ये काम करती है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी मेटल कॉपर हो नहीं सकती, मैग्नीशियम और आयरन भी नहीं होगा, यहाँ पे जो होगी जिंक होगी। क्योंकि अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जिंक की रिएक्शन अगर आप HCl से कराते हो तो ये आपका ZnCl2 प्लस H2। एक तो ये हुआ आपका। दूसरा सॉरी, अगर आप इसी जिंक को NaOH के साथ ऐड करते हो तो NaOH के साथ भी ऐड करने के कुछ इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, Na2ZnO2 प्लस H2। तो मेरे बच्चों आप क्या देख रहे हो कि लगातार आपने देखा कि दोनों ही एल्कलीज से यानी बेस से रिएक्शन करे या एसिड से रिएक्शन करे, दोनों के केस में ये मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है, रिलीज करती है। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है, बोल रहा है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो बच्चों इस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और AB के आप नेम लिखिए कौन सा रिएजेंट यूज किया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का कुछ तरीका इस तरह से है कि ZnSO4 में कोई कंपाउंड आप A मिलाइए तो ZnOH का उल्टा ट्वाइस बनेगा, उसमें फिर से आप B मिलाओगे तो आपको Na2ZnO2 मिल जाएगा। तो जैसे ZnSO4 है तो इस ZnSO4 में ऐसा कौन सा रिएजेंट हम ऐड कर दें, NaOH है सपोज करिए। NaOH जैसे ही ऐड करोगे तो आपके पास ये Na2SO4 प्लस ZnOH का होल ट्वाइस, इस तरह से ये, और फिर ये ZnOH के होल ट्वाइस में यानी ZnSO4 में ये एक कंपाउंड हमने मिलाया है तो ये ZnOH का होल ट्वाइस बन गया है जिंक हाइड्रोक्साइड। इस जिंक हाइड्रोक्साइड में अगर हम वापस NaOH मिलाते हैं तो ध्यान से देखिए क्या होता है। फिर से हमने B है, यही A है और यही B है। फिर से वापस अगर हम लोग इसमें NaOH मिलाते हैं तो ये आपका Na2ZnO2 प्लस H2 गैस निकल जाती है। ठीक, तो इस टाइप से दोनों रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। इसी जगह पे आइए, कॉपर सल्फेट से में क्या मिलाएं कि CuH का होल ट्वाइस मिल जाए। तो CuSO4 में जैसे ही आप NH4 का होल ट्वाइस SO4, जैसे ही आप इसमें CuSO4 में NH4OH ऐड करते हो 2 मोल्स में तो आपका ये CuOH का होल ट्वाइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 जिसको कि हम लोग अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। अब इस अमोनियम सल्फेट अगर इस पे वापस हम लोग इस CuOH के होल ट्वाइस में वापस हम लोग अगर इसको आगे रिएक्शन करवा दें, इसी CuSO4 में अगर एक्सेस में हम लोग मिला दें अमोनियम तो पूरा इसी के मिक्सचर से हमारे पास मिल जाएगा CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक, इसी NH4 के होल ट्वाइस जो कि बना है इसी में अगर CuH के होल ट्वाइस में और हम NH4OH मिला दें, ज़्यादा NH4OH मिला देंगे तो हमारे पास से H2O निकल जाएगा और यही हमको इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस टाइप से ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात की थी तो आपको 2 से 3 मेटल दी गई थी एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए कौन कौन सी मेटल्स थी आपके पास? जिंक, एल्यूमिनियम और लेड, ये 3 मेटल्स थी और इनका जो ऑक्साइड था ZnO, Al2O3, PbO, ये आपके पास मेटल थे और उनके ऑक्साइड थे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड? तो जो भी मेटल के ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। यहाँ पे जो आपके पास गिवन है ये तीन के तीनों ही NaOH यानी बेस, एल्कालीज और एसिड दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं। कह रहा है सेकंड क्वेश्चन इसी का, गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद 2 डिफरेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड विद कास्टिक एल्कालीज। कह रहा है गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद 2 डिफरेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो डिफरेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है आप ZnO से भी करा दीजिए, PbO2 से भी करा दीजिए। तो जैसे ही आप ZnO कराइए NaOH से, तो आप NaOH से अगर रिएक्शन कराते हो तो वो रिएक्शन तो भी आप करके ही आए हो। तो ZnOH का होल ट्वाइस या डायरेक्ट भी आप करवा सकते हो, डायरेक्ट आप करवा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। NaOH, तो ये जो दोनों H हैं ये इसके ऑक्सीजन के साथ क्या बना देंगे? H2O। बचा क्या हमारे पास? सॉल्ट, और वो सॉल्ट कौन सा है? Na2ZnO। ठीक, इसी टाइप से अगर आप लेड ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हो NaOH पे, ठीक, तो अगर आप NaOH पे रिएक्शन कराते हो इसकी, ठीक, तो Na2 PbO2 प्लस H2, ये आपके पास क्या हुआ कि PbO और ZnO दोनों की रिएक्शन कराई गई है Na2ZnO2 और PbO2। ये दोनों की दोनों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और दोनों की दोनों प्रोडक्ट है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए आपको प्रूफ करना होता है कि ये एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो अगर बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ, तो बेस के साथ तो आपने करके दिखा दिया। अब यहीं पे अगर Pb है, PbO है, अगर इस PbO में आप H2SO4 की रिएक्शन कराते हो तो आपका क्या बनेगा? PbSO4 प्लस H2। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है और बेस से भी रिएक्शन कर रहा है, और ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द प्रोबेबल कलर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स। यू नो चिल्ड्रन, फेरस सॉल्ट, फेरस सॉल्ट का कलर कैसा होता है? फेरस मतलब Fe डबल प्लस, Fe डबल प्लस का प्रोबेबल कलर, तो वैसे तो डर्टी ग्रीन होता है, लेकिन यहाँ ग्रीन की बात हो जाएगी। बी पार्ट में अमोनियम सॉल्ट NH4 प्लस, इसका कलर ये कलरलेस होता है या वाइट भी कह सकते हो, कई बार आप कलरलेस कह देते हो या फिर वाइट कलर भी कह सकते हो इसको। ठीक है, कलरलेस या वाइट। क्यूप्रिक सॉल्ट Cu डबल प्लस, इसका कलर आपको पता ही है, ब्लू होता है। कैल्शियम सॉल्ट वाइट, वाइट कलर का होते हैं।
एल्यूमिनियम सॉल्ट, तो ये सारे कलर्ड हैं, ये सारे के सारे कलर हैं जो इसमें आपके पास अवेलेबल है। अब आगे कह रहा है कि अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। NH4OH के एक्सेस में कौन सा मेटेलिक ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड में हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे हैं जो डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डिसॉल्व हो भी जाते हैं। जैसे आपके पास जिंक ऑक्साइड है, ठीक, जिंक हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, तो ये लोग डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही NaOH की भी कहानी, कल आपको इसी चीज पे हमने पूरा एक लेक्चर बताया था कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन एल्कालीज, तो उसके लिए एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं, आगे का थोड़ा सा हमारे पास मैटर पड़ा हुआ है। अब जैसे ये NH4OH इनसोल्यूबल है, किसका, आयरन के सारे कंपाउंड इनसोल्यूबल है, कैल्शियम के सॉल्ट PPT नहीं देते हैं, और कॉपर के जो सॉल्ट हैं ये देखिए सोल्यूबल लिखा है, कॉपर के सॉल्ट जो है वो सोल्यूबल है। ठीक, तो ये आपके पास सोल्यूबल है पूरा का पूरा, तो कॉपर का जो भी होगा हाइड्रोक्साइड देखिए सोल्यूबल होगा। ठीक, NH4OH सॉल्यूशन में सोल्यूबल होगा कार्बन कॉपर का हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही NaOH और KOH हमारे पास, हमने बोला था कि डर्टी ग्रीन PPT बना रहा है भाई, आयरन के साथ ये ऐसा कर रहा है कि, और इसके बाद ये कॉपर का सॉल्ट है, लेकिन कॉपर के सॉल्ट देखिए अगर ध्यान से यहाँ पे, तो CuOH का होल्ड वाइज ये आपका सोल्यूबल है, NH4OH अगर एक्सेस में आप डाल दोगे तो ये सोल्यूबल है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है उसमें आपके पास हैं, तो ये जो लास्ट क्लास का मैटर है वो आपको जरूर देखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के। तो उस क्लास में पूरा मैंने इस चीज को डिटेल्स में बताया था, तो जैसे एक आंसर यहाँ मिल गया, तो इसी तरह से आपके पास मैं चलता हूँ पीछे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। तो जैसे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल इन एक्सेस, अभी अभी जस्ट आपने देखा कि कॉपर का जो हाइड्रोक्साइड है उसके साथ ये केस होता है, तो CuOH के होल्ड वाइज। फिर आगे बोल रहा है कि अ मेटेलिक ऑक्साइड सोल्यूबल इन कास्टिक सोडा सॉल्यूशन एक्सेस ऑफ NaOH। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा होता है, जिंक का होता है, जिंक का मेटल ऑक्साइड होता है। ठीक, अब जिंक के बाद आपके पास स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। अब स्ट्रॉन्ग एल्कलीज की हम लोग बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में कौन कौन आता है, तो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में आपको पता है कौन आता है, NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में। एक वीक एल्कली, अब एल्कली की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एल्कली में क्या है, एल्कली का मैटर ये है कि आप जो एल्कली पढ़ रहे हो, तो एल्कली में तो 3 एल्कलीज आपको बताए गए थे, NaOH, KOH और NH4OH। तो जिनमें से ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो NH4OH है ये कैसा है, ये आपका वीक एल्कली है। 2 कलरलेस मेटल आयंस, 2 कलरलेस मेटल आयंस, जो 2 कलरलेस मेटल आयन है, तो कलरलेस मेटल आयन में तो बहुत सारे आपके पास हैं, Na+, K+, Ca++, Mg++, Zn++, तो ये सब तो आपके पास कलरलेस ही तो आयंस है। अब कह रहा है 2 कलर्ड आयंस, 2 कलर्ड आयन में क्या है, अब 2 कलर्ड आयन में आपके पास आएंगे, अब जैसे Cu++ है, Cu++, Fe++, Fe++, तो ये सब कैसे हैं, ये सब के सब आपके पास कलर्ड आयन में आते हैं। ठीक, अब कह रहा a metal that evolve a gas which burns with a pop sound when boiled with alkali solution। कह रहा एक मेटल है जो कि गैस इवॉल्व करती है, वो भी पॉप साउंड के साथ, when boiled with alkali solution। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप अगर भूल रहे हो तो फिर से हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपके पास अभी भी जस्ट कराया था कि NaOH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में आपने जब जिंक ऐड किया था तो आपके पास Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस है, ये किसके साथ आई थी,
पॉप साउंड के साथ आई थी। पॉप साउंड के साथ गैस H2 की ही होती है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि टू बेसिस विच आर नॉट एल्कलीज बट डिसॉल्व्ड इन स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। कह रहा जो दो बेस हैं वो एल्कलीज नहीं है बट स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में ये लोग डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे बेस कोई और नहीं है, दो बेस हैं, ऐसे बेस कोई और नहीं है, ठीक। वो ZnOH के होल ट्वाइस एंड PbOH के होल ट्वाइस, ये दोनों ऐसे बेस हैं जो एल्कली नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक। अब डिसॉल्व होने की कंडीशन में अगला क्वेश्चन हमारा है अ कलर्ड मेटेलिक ऑक्साइड व्हिच डिसॉल्व इन एल्कलीज टू यील्ड कलरलेस सॉल्यूशन। कह रहा अ कलर्ड मेटेलिक ऑक्साइड व्हिच डिसॉल्व इन एल्कलीज टू यील्ड अ कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक। कह रहा है कि कलर्ड मेटेलिक ऑक्साइड है, अगर उसको आप एल्कलीज में डिसॉल्व करते हो, ठीक, तो कलरलेस सॉल्यूशन बना देता है। तो इसमें हमारे पास कई सारे होते हैं, कई सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो इस तरह के ऑक्साइड शो करते हैं, ठीक। कलर्ड मेटेलिक ऑक्साइड विल डिसॉल्व इन एल्कलीज टू यील्ड कलरलेस सॉल्यूशंस। तो Zn ऑक्साइड तो होता है आपका व्हाइट कलर का CuO, ठीक, Cu। अगला कह रहा कलरलेस कैटायन नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कह रहा एक कलरलेस कैटायन है जो कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव आप खुद ही समझ रहे हैं कि उनमें से ही एक ऐसा भी है जो मेटल आयन भी नहीं है लेकिन वो एल्कलीज में आता है, कैटायन बनाता है, तो कोई और नहीं है भैया, कलरलेस कैटायन व्हिच नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव। तो Zn डबल प्लस भी आप कह सकते हो, Pb डबल प्लस भी कह सकते हो। ऐसे ही NH4 प्लस भी होता है कि मेटल नहीं है लेकिन कैटायन है, ठीक। तो अमोनियम आयन होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉपर वे में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस, आप लोग एनालिसिस के बारे में क्या जानते हो? तो एनालिसिस उस दिन लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस चीज के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना कि ये कंपाउंड का कलर कैसा है, इस कंपाउंड का कलर कैसा है, ये कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, किस टाइप से रिएक्शन देगा। तो इन सारी चीजों को एनालाइज करना ही हमारा एनालिसिस होता है, ठीक। तो एनालिसिस ये क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि किस टाइप का कलर कंपाउंड एनालाइज कर रहा है, दिखा रहा है। तो ये दोनों डेफिनेशन लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी। अब वो लास्ट टॉपिक कहीं दूर नहीं था, अपने पास में ही था। ये देखिए यहाँ पे कलर की बात की गई थी और इसके बाद ये देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट इन अ गिवन सैंपल इज कॉल्ड एनालिसिस। दो टाइप का एनालिसिस बताया गया इन केमिस्ट्री। वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या था, विच इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन सब्सटेंस, ठीक, जिसमें हम लोग अननोन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। आगे रिएजेंट। रिएजेंट क्या है? रिएजेंट में मैं आपको बता दूं, जो भी बेसिक मॉलिक्यूल्स पे अटैक करता है, जो रिएक्शन करवाने में हमें हेल्प करता है, उसको हम लोग रिएजेंट बोलते हैं। जो रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है, मेन बेसिक सब्सटेंस के अलावा, जो बेसिक मॉलिक्यूल है उसके अलावा जो भी एक और रिएजेंट लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट, ठीक। अब जैसे हम लोग FeSO4 है, इस पे NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो FeSO4 है वो हमारा बेसिक मॉलिक्यूल है। FeSO4 में अगर हमने NaOH मिलाया तो ये हमारे पास FeOH का होल ट्वाइस
प्लस Na2SO4, ये हमारा यहाँ पे ये रिएजेंट है, रिएजेंट, और ये हमारा बेसिक मॉलिक्यूल है। ये बेसिक मॉलिक्यूल है, ठीक। प्रेसिपिटेशन कह रहा है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, कह रहा है कि रिएक्शन के ड्यूरिंग अगर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है तो उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप FeSO4 प्लस NaOH, ठीक। FeSO4 प्लस NaOH में जैसे मिला है तो FeOH का होल ट्वाइस और Na2SO4, ठीक। तो ये FeOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 बना। इसको हम कहेंगे कि FeOH का जो होल ट्वाइस है ये आपका डर्टी ग्रीन PPT है, डर्टी ग्रीन PPT। तो ऐसी ही रिएक्शंस को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। अब जैसे फेरिक थर्ड क्लोराइड कह रहा है कि राइट द प्रोबेबल कलर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स, जो कुछ सॉल्ट हैं इनके प्रोबेबल कलर कौन से होते हैं। तो इनके जो प्रोबेबल कलर है वो आपके पास FeCl3 का रेडिश ब्राउन, वैसे तो येलोइश ब्राउन होता है इसका कलर, येलोइश ब्राउन मतलब डार्क, मतलब हल्का डार्क येलो होगा, उसमें हल्का सा ब्राउनिश कलर होगा, तो येलोइश ब्राउन कलर होता है FeCl3 का। जैसे उसको वाटर मिलाओगे तो वो भी वाटर मिलाने का जो न्यूट्रल सॉल्यूशन बना है वो भी येलोइश ब्राउन ही उसको आप कहोगे। पोटेशियम नाइट्रेट, इनके कलर अगर पोटेशियम लग जाए तो समझ लीजिएगा पोटेशियम तो वैसे भी कलरलेस होता है, तो ये तो कलरलेस बनाएगा ही। तो इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, रेडिश ब्राउन। इसका जो कलर होगा वाइट या फिर कलरलेस, ये येलोइश ब्राउन। येलोइश ब्राउन, ये फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का कलर क्या होगा, अभी आपको बताया कि ये Fe डबल प्लस आयन का कलर ही ग्रीन के अप्रॉक्स होता है, डर्टी ग्रीन या ग्रीन। एल्यूमिनियम एसीटेट, अब जहां एल्यूमिनियम आ गया तो एल्यूमिनियम का कलर तो अपने आप पता चल जाएगा कि एल्यूमिनियम का कलर तो व्हाइट में ही होता है, ठीक। कह रहा है कि नेम द प्रोबेबल कैटायन प्रेजेंट ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट insoluble in NH4OH but soluble in NaOH। कह रहा है कि white precipitate insoluble in NH4OH but soluble in NaOH। तो and blue colored solution, तो ये ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन का कौन सा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको यही हमारे अगले वीडियो में, अगले उसमें जो लास्ट लेक्चर था कि NH4OH में ये सॉल्युबल नहीं है लेकिन उसी जगह पे ये NaOH में सॉल्युबल है। तो ऐसा कौन सा है जो इनसॉल्युबल होगा, तो इस वाले पूरे के पूरे लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी लेक्चर में मिलेंगे। जैसे सारे के सारे जो लेक्चर हैं ये सारे के सारे लेक्चर में आपको ये मिलेगा कि सोडियम में तो ये सॉल्युबल है, जैसे यहाँ पे लेड नाइट्रेट है या लेड हाइड्रोक्साइड, ये सब सॉल्युबल है। तो इस वाले लेक्चर को आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि यहीं पे आपको सारा का सारा मैटर होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सारा का सारा इनसॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, सॉल्युबल, सारी बातें ये टेबल आपको बता रही है।
तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इस टेबल पे पूरा फोकस करेंगे तो इस टेबल के अंदर से आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाने हैं, ठीक। और ब्लू का नाम आ जाए तो ब्लू कलर तो आप दूर से ही पहचान जाओगे कि ब्लू कलर किसका होगा। तो ब्लू कलर हमारे कॉपर आयन का होता है, Cu++ आयन का कलर ब्लू होता है, तो आपको उसमें कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो ये आपको पिछला वीडियो अच्छे से अगर आप देख लोगे तो इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। आगे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अमोनियम सॉल्ट इज हीटेड विद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। कह रहा है कि कास्टिक सोडा, राइट द वर्ड इक्वेशन। कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अमोनियम सॉल्ट इज हीटेड विद NaOH सॉल्यूशन। तो मेरे बच्चों और देख लेते हैं जरा 2 मिनट में क्या है ये। कह रहा है कि अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट है, आप उसको कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के साथ क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो इस चीज को देख लेते हैं 1 मिनट में जरा। तो NH4OH, सॉरी NaOH के साथ मिलाना है, तो पहला यही है NH4Cl को हम लोग NaOH के साथ मिलाते हैं। तो अगर हम लोग लैब में अपना प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो इस चीज को देखते हैं अक्सर कि जैसे ही NH4Cl में आप NaOH ऐड करोगे तो NH4Cl में NaOH ऐड करने पर ये आपका तुरंत NaCl निकलेगा, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 गैस, NH3 गैस तुरंत निकलेगी, ठीक। जब आप NaOH के साथ इसको हीट करोगे तो कैन राइट द वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन लिखने में क्या प्रॉब्लम है भाई, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आउट अमोनिया प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। कह रहा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश NH4 सॉल्यूशन फ्रॉम NaOH सॉल्यूशन। तो NH4OH सॉल्यूशन और NaOH सॉल्यूशन में आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो मैं आपको बता दूं, कैल्शियम का जो कंपाउंड है लाइक कैल्शियम नाइट्रेट, वो NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर देता है, लेकिन NH4OH सॉल्यूशन के साथ किसी भी तरह का कोई PPT नहीं बनाता है। कौन, NH4OH के साथ कैल्शियम का कंपाउंड कोई भी रिएक्शन नहीं देता, while with NaOH solution it forms PPT, white PPT। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यही डिफरेंस है NaOH सॉल्यूशन और NH4OH सॉल्यूशन में। बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिसमें से ये आपको डिस्टिंग्विश करवा देगा कि NH4OH और NaOH में डिफरेंस क्या है, ठीक। इसी तरह से कह रहा है अगला क्वेश्चन, why the alkalis added drop by drop to the solution। कह रहा है कि alkalis को ड्रॉप बाय ड्रॉप आप सॉल्ट सॉल्यूशन में क्यों ऐड करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी इक्वेशन है, अगर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं ऐड करोगे तो वो प्रेसिपिटेशन अच्छे से नहीं करेगा, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए प्रेसिपिटेट, अच्छा प्रेसिपिटेट बनाने के लिए आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना पड़ेगा, कोई भी बेस हो कोई भी एल्कालीज हो, क्योंकि अगर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं डालोगे तो सॉल्यूशन आपका जो बना रहे हो वो अच्छे से तैयार नहीं होगा, ठीक। तो इसके लिए आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छा पीपीटी आपको बनाना है तो। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो तीनों हमने बताए आपको। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हमारे पास पड़े हुए हैं। अगर आप लगातार इन क्वेश्चंस पे बात करते हैं तो आपके जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं वो सारी की सारी बहुत आसान होने वाली हैं। आज के लेक्चर में जितने भी थे, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हमने आपको बताए। जैसे ये आपके सामने 3 क्वेश्चंस MCQ के मैंने सॉल्व कराए विद इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, और भी क्वेश्चंस देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो इक्वेशंस आती हैं ABC आइडेंटिफाई करने को आता है कि A क्या है B क्या है, ठीक। मैंने आपको बताया भी था कि इसमें अगर आप NH4OH और मिला देते हो, ऐड कर देते हो तो आप सीधे सीधे यही कंपाउंड आपको मिल जाता है, ठीक। पेल ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर का होता है,
इसके बाद ये आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन कराई। ठीक, क्या प्रोडक्ट बना उसका नेम भी आपको बता दिया, सोडियम जिंकेट, सोडियम प्लम्बाइट, लेड सल्फेट। ठीक, इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन जो बैक टू बैक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनमें से नेम द फॉलोइंग, तो बोर्ड के लिए बहुत ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद प्रोबेबल कलर आपको लिखना था इस पे। इसके बाद ये आ जाइए, छोटे से क्वेश्चंस थे इस पे, आपको ये भी हमने सॉल्व करा दिए। और ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ये जो व्हाई द एल्कालीज इज ड्रॉप बाय ड्रॉप एडेड टू द सॉल्ट सॉल्यूशन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने आपको NH4OH और NaOH सॉल्यूशन में आपको बताया कि किस तरह से आप डिस्टिंग्विश करोगे। अब इसी तरह से एक आध दो इक्वेशंस ऐसी हैं जिन पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही इक्वेशन फिल करने को आ जाती हैं कि आपसे बोला गया कि FeSO4 एरो पे रख दिया गया ए, कोई ऐसा रिएजेंट इस पे मिलाया गया। ठीक, यहाँ कंपाउंड बना बी। ठीक, या कौन सा कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, तो इसने कहा FeOH का होल ट्वाइस। ठीक, पूछेगा इसका कलर कैसा होगा और साथ में और क्या निकलेगा, यहाँ बी कलर पूछेगा आपसे और यहाँ पे कंपाउंड भी आइडेंटिफाई करिए। तो आप ऐसा क्या करेंगे इस पे, तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप सीधे सीधे FeSO4 प्लस NaOH जैसे ही 2 मोल्स में आप ऐड करोगे तो FeOH के होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। तो आपको पता है कि ये डर्टी ग्रीन है, कलर है, और ये बी पार्ट है। तो ये ए आपका ये है और बी आपका ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से बहुत मिलने वाले हैं। वन वर्ड्स क्वेश्चन तो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और आगे से आगे इन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है कि कैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि ये चैप्टर इसी पर्पज से छोटा चैप्टर, तो इसमें क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो सकते हैं बहुत आसानी से। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे बात की, एनालिटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे बात की, कलर की बात की, और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। हम लोग फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी PCMB पर, जहाँ पर आपको ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज मिलने वाली है। सारे चैप्टर्स ICSE स्टैंडर्ड पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल साउथ सिटी PCMB, और मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। मिलते रहिएगा हमेशा मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल, और ध्यान रहे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।